ठीक भाई, बात समझ में आ गई। किताबी डेफिनेशन भी लिख ली, फील वाली बात भी लिख ली। फील वाली बात क्या लिख सकते हैं? जब दो बॉडी टकराती हैं तो उनमें आपस में इंपल्स लगती है, इंपल्स लगने की वजह से उनके मोमेंटम में चेंज आता है और इस प्रोसीजर को कोलिजन कहते हैं। अच्छा, दो बॉल टकराई, दो टकराए, एक बॉल धरती से टकराई, वो ये भी कोलिजन ही कहलाएगा। एक बॉल धरती से टकराई, ये भी कोलिजन ही कहलाएगा। अरे धरती बहुत बड़ी बॉल है, उसके साथ एक छोटी बॉल टकरा गई तो भी कोलिजन ही कहलाएगा। हाँ सर, बात तो आपकी समझ आई। अब बेसिकली सही बताऊं तो कोलिजन को दो तरीके से क्लासिफाई करा जा सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी एंड ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ कोलिजन। अच्छा, कोलिजन को अपन दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। वन इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनर्जी एंड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर टाइप ऑफ कोलिजन। मतलब वो कैसे टकरा रही हैं, कैसे टकरा रही हैं, कैसे टकरा रही हैं। मतलब फिर से सुने, क्या कोलिजन को दो तरीके से क्लासिफाई करा जा सकता है? हाँ, एक ऑन द बेसिस ऑफ कि वो कैसे टकरा रही हैं, ठीक, और एक कि उनकी एनर्जी का क्या हो रहा है। बोलो क्लियर? तो पहले अपन उसको क्लासिफाई करते हैं, उनको तोड़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैसे वो टकरा रही हैं, ओरिएंटेशन ऑफ कोलिजन। ओके, इसमें दो तरीके के नाम होते हैं, हेड ऑन कोलिजन। ओके, देखो देखो, दो तरीके के कोलिजन होते हैं, एक हेड ऑन कोलिजन, ओ हो, और दूसरा नाम कौन सा? ऑब्लिक कोलिजन। दूसरा कौन सा? ऑब्लिक कोलिजन। ओ हो, ये तो दो तरीके के कोलिजन, हेड ऑन और ऑब्लिक। पहले समझो कि कोलिजन को दो तरीके से क्लासिफाई करा जा सकता है। एक तो वो कैसे टकरा रहे हैं, ये हो रहा, और उनकी एनर्जी का क्या हो रहा है उसके बेसिस पे। एनर्जी का क्या हो रहा है उसके बेसिस पे बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, पार्शियली इलास्टिक। तुमने सुना होगा कभी, अरे हाँ ना बोल यार। और दूसरा है कि वो कैसे टकरा रहे हैं, उनके दो नाम हैं, हेड ऑन कोलिजन एंड ऑब्लिक कोलिजन। अब अपने को समझना पड़ेगा कि हेड ऑन कोलिजन और ऑब्लिक कोलिजन होता क्या है। अच्छा, इसके पहले, इनको समझने से पहले आप दो लाइनों का मतलब समझो। वन इज लाइन ऑफ इंपैक्ट एंड वन इज लाइन ऑफ मोशन। अच्छा, इनका क्या मतलब? लाइन ऑफ इंपैक्ट का क्या मतलब? जैसे मान लो कि दो बॉल ऐसे चल रही हैं, ओ हो, U1 U2, बिल्कुल सीधी सीधी सीधी। क्या इन दोनों की लाइन ऑफ मोशन सेम है? लाइन ऑफ मोशन मतलब जिधर वो चल रही है, जिधर वो चल रही हैं, जिधर वो चल रही हैं। थोड़ा और आसान एग्जांपल लेता हूं, देखो ध्यान से। एक बॉल ऐसी सीधी आ रही है, टक 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 टक, वो ऐसे गिर रही है। क्या इसकी यही लाइन ऑफ मोशन है? हाँ सर, लाइन ऑफ मोशन। ओके, अब सुन, जब बॉल टकराएगी, जब बॉल टकराएगी तो जिस डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगेगी, झटका लगेगा, झटका किधर लगेगा भाई? धरती तो झटका ऊपर लगाएगी नॉर्मल। क्या जिधर झटका लगेगा क्या वही लाइन ऑफ इंपैक्ट कहलाएगी? तो लाइन ऑफ मोशन जिधर पार्टिकल चल रहा है। अच्छा, क्या लाइन ऑफ मोशन दो बॉडी अगर हो तो क्या अलग अलग हो सकती है? हाँ, अलग अलग हो सकती है, पर नॉर्मल कोर्स में सेम सी लेते हैं लगभग अपन। जैसे इसमें देखो ध्यान से, क्या ये और ये, अच्छे समझो, ये और ये और ये और ये, क्या ये लाइन ऑफ मोशन क्या है? जिधर की तरफ पार्टिकल चल रहा है। और लाइन ऑफ इंपैक्ट क्या है? जिस डायरेक्शन में झटका लग रहा है। अच्छा सर, तो लाइन ऑफ इंपैक्ट जिस डायरेक्शन में झटका लग रहा है, लाइन ऑफ मोशन जिधर पार्टिकल चल रहा है। क्या ये बात समझ गए? पार्टिकल जिधर चल रहा है, ओके, लाइन ऑफ मोशन जिधर झटका लग रहा है, ओके, लाइन ऑफ मोशन जिधर झटका, उल्टा लिख दिया हमने, लाइन ऑफ मोशन लाइन ऑफ इंपैक्ट में उल्टा लिख दिया। ऊपर आएगा लाइन ऑफ मोशन, नीचे आएगा लाइन ऑफ इंपैक्ट। क्या सही समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर, जिधर झटका लग रहा है वो लाइन ऑफ इंपैक्ट है, और जिधर पार्टिकल चल रहा है वो लाइन ऑफ मोशन है। हेड ऑन कोलिजन और ऑब्लिक कोलिजन समझने के लिए ये दोनों बातें समझना बहुत जरूरी है।
अच्छा, सर ने बोला भाई क्लासिफाई कर सकते हैं कि वो कैसे टकरा रहे हैं। टकराने के दो नाम हैं, उस क्लासिफिकेशन के दो नाम हैं, हेड ऑन कोलिजन और ऑब्लिक कोलिजन। और कोलिजन क्या होता है हम जानते हैं, जब दो बॉडी टकराती है उसे कोलिजन कहते हैं। इंपल्सेस लगती हैं, इसलिए उनके मोमेंटम में चेंज आ जाता है। ठीक भाई, क्लासिफाई करा गया पहले भाई वो कैसे टकराती हैं, नाम दिए गए हेड ऑन कोलिजन और ऑब्लिक कोलिजन। और उसको पढ़ने के लिए हमें दो चीजें समझ में आनी चाहिए, लाइन ऑफ इंपैक्ट और लाइन ऑफ मोशन। लाइन ऑफ मोशन वो जिधर अपन चल रहे हैं, और लाइन ऑफ इंपैक्ट वो जिधर झटका लग रहा है। अब देख इसमें ध्यान दीजिए, जैसी वाली केस तो खुद समझ में आ जाएगा। ओहो, टक 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 टक। देख इस वाले सवाल में जब ये दोनों बॉल टकराएंगी तो सोच, क्या लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इंपैक्ट क्या सेम होंगी? हाँ, क्या इसमें भी लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इंपैक्ट इस केस में सेम है? क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि डिफरेंट हो? इसमें भी सेम है। हाँ सर, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि दोनों लाइन ऑफ इंपैक्ट और लाइन ऑफ मोशन अलग अलग हो? हाँ, हो सकता है। कैसे? देखो ध्यान समझना, उतार लेना यहीं पे। जैसे मान लो बॉल ऐसे आए, टक ऐसे आ रही है टेढ़ी, ये क्या है? लाइन ऑफ मोशन। टकराई, टकरा कर ऐसे गई, पर जब बॉल टकराई तो झटका तो ऊपर लगा। हाँ सर, तो ये क्या कहलाई? लाइन ऑफ मोशन। अरे हाँ सर, तो लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इंपैक्ट, सॉरी लाइन ऑफ इंपैक्ट और लाइन ऑफ मोशन क्या दोनों डिफरेंट हैं? हाँ, इस केस 1 केस और 2 केस में क्या दोनों सेम थी? क्या 3rd केस में क्या दोनों अलग हैं? सोच, दो बॉल ऐसे टकराएं, ये ऐसे जा रही थी यू से, दूसरी बॉल यहां रखी थी, तो जब ये टकराई तो सोचो, जब ये टकराएंगी तो एक दूसरे पे फोर्स ऐसे लगाएंगी, तो ये कहलाएगी लाइन ऑफ इंपैक्ट, ये कहलाएगी लाइन ऑफ मोशन। बोलो 4th केस में और 3rd केस में, 1st और 2nd केस ध्यान दो, लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इंपैक्ट सेम है। अरे हाँ सर, बात तो आप सही बोले। और 3rd और 4th केस में लाइन ऑफ इंपैक्ट और लाइन ऑफ मोशन अलग अलग हैं। अच्छा, तो अगर दोनों अलग अलग हों तो वो कहलाता है ओब्लिक कोलिजन। 3 और 4 पहले समझो, डेफिनेशन लिखा दूंगा। और अगर सेम हो तो वो कहलाता है हेड ऑन कोलिजन। यानी कि जब हेड ऑन कोलिजन होगा तो हम समझ जाएंगे कि लाइन ऑफ इंपैक्ट और लाइन ऑफ मोशन दोनों की डायरेक्शन सेम है। अच्छा सर, लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इंपैक्ट दोनों की डायरेक्शन सेम है। ओके, और जब ऑब्लिक कोलिजन आएगा, तो लाइन ऑफ इंपैक्ट और लाइन ऑफ मोशन अलग अलग होंगी। लाइन ऑफ इंपैक्ट और लाइन ऑफ मोशन अलग अलग होंगी। ओके सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। अब क्या करें? ठीक भाई, बात समझ आ गई। तो हेड ऑन कोलिजन क्या है और ऑब्लिक कोलिजन क्या है, डिफरेंस पता समझ में आ रहा है? इन हेड ऑन कोलिजन, अगर डेफिनेशन वाइज बात करें, इन हेड ऑन कोलिजन लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इंपैक्ट इज सेम, एंड इन ऑब्लिक कोलिजन लाइन ऑफ मोशन एंड लाइन ऑफ इंपैक्ट इज डिफरेंट। एग्जांपल आपके सामने, क्या पिक्चर समझ में आई है? अभी एनिमेशन से तुम्हें दिखाई दे जाएगा, उतार लेना पहले इसको। देखो, ये देखो हेड ऑन कोलिजन, टुक्कू, लाइन ऑफ इंपैक्ट, लाइन ऑफ मोशन, हाँ सेम है। हाँ, और देखो ऑब्लिक कोलिजन, टक ऐसे टकरा है, ये देखो डायरेक्शन ऑफ मोशन बिफोर कोलिजन, ये लाइन ऑफ इंपैक्ट, क्या ये अलग अलग हैं? हाँ, इन ऑब्लिक कोलिजन द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स आर अलोंग डिफरेंट लाइंस बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन। ओके, बिल्कुल बात अपने को समझ आई। तो लाइन ऑफ इंपैक्ट और लाइन ऑफ मोशन अलग अलग हैं, तो जो अपन ने पढ़ा वो बिल्कुल सही है। अब देख इसको, तू एनिमेशन तो सिर्फ दिखाने के लिए बताया तेरे को, ये उतार ले जो मैंने लिखा है, और चाहो तो हेड एंड कोलिजन में लिख लेना, लाइन ऑफ इंपैक्ट एंड लाइन ऑफ मोशन आर सेम, और ऑब्लिक कोलिजन में लाइन ऑफ इंपैक्ट एंड लाइन ऑफ मोशन आर डिफरेंट। क्या मेरी बात एकदम क्लियर है? अरे सोच लो, अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा, अरे गारंटीड, यस सर, गॉट योर पॉइंट, समझ आई बात? अच्छा, अब क्या करें? अब कुछ मत करो, ध्यान से सुनो, बात समझो।
देखो भाई उतार लिया सबने। तो हेड ऑन कोलिजन और ऑब्लिक कोलिजन की कहानी अपने को एकदम समझ आ गई सर, ये क्लैरिटी से समझ आ गई, ये क्लियर है सर एकदम। ठीक भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। अब क्या करें, आगे चलते हैं। हेड ऑन कोलिजन ऑब्लिक कोलिजन हमें समझ आ गई क्या होता है भाई, नामकरण चल रहा है अभी तो, सवाल थोड़ी आए। अब देखो ध्यान से, अब थोड़ा सा है ना, बिफोर एंटरिंग टू एनर्जी, before entering to energy classification we need to understand a new thing that is known as coefficient of restitution। ये क्या होता है अभी आ जाएगा समझ, साथ कंफ्यूज मत हो एकदम। पहले अपन समझो, मान लो कि 3 बॉल है, ऐसा समझिए एक आटे की बॉल है, आटा गूंदते हैं ना घर पे रोटी बनाने के लिए, हाँ सर। तो आटा गूंदा और आटा गूंद के सोचो उस बॉल को तुम ऐसे ऊपर से फेंक दो, बोलो बॉल टप्पा खा के वापस आएगी, चिपक जाएगी? बोलो, तुम आटा गूंदो बढ़िया और उसकी बॉल बनाओ और उसको ऐसे छोड़ दो, वो जब जमीन पे गिरेगी तो वापस आएगी, चिपक जाएगी वहीं सर, वहीं चिपक जाएगी। सोच, फुटबॉल ले, इमेजिन कर, फुटबॉल ले इमेजिन कर, उसे छोड़ दे, टुक, फुटबॉल ले उसे छोड़ दे, क्या टप्पा खा के वापस आएगी? क्या उतना ही ऊपर आएगी या थोड़ा कम? थोड़ा कम पर आएगी। सोच क्रेजी बॉल, क्रेजी बॉल सोच, क्रेजी बॉल देखिए छोटी छोटी सी होती है, वो क्रेजी बॉल, उनको छोड़, क्या लगभग वापस उतना ही ऊपर आ जाती? हाँ सर, धरती वही है, पर सोच बॉल की नेचर के अलग अलग होने से क्या उनका वापस कूद के आने में डिफरेंस आ जाता है? हाँ देख, इसको तू आटे की बॉल मान ले, इसको फुटबॉल मान ले, ये जो उछलती रह रही है इसको क्रेजी बॉल मान ले। हाँ, हालांकि बास्केटबॉल जैसी दिख रही है पर क्रेजी बॉल मान ले। हाँ सोच, देख बाकी दोनों देख, ध्यान से देखना, सबसे लास्ट वाली जो है ग्रे कलर की, वो तो देख डायरेक्ट चिपक गई, उछली नहीं। फुटबॉल 1-2 चक्कर उछली और देख एक उछलती रह रही, वो क्रेजी बॉल टाइप। हाँ सर, यानी कि क्या इनकी नेचर पे डिफरेंस आ गया है? अरे हाँ सर, यानी कि 2 बॉल्स या 2 सरफेसेस के बीच में जब कोलिजन होता है तो उनको चिपक जाएंगी या वो थोड़ी उछलेंगी या वो बहुत ज्यादा उछलेंगी। क्या ये डिपेंड करता है? नेचर ऑफ बॉडीज, नेचर ऑफ कोलाइडिंग बॉडीज। अरे हाँ सर, क्या अपन बोल सकते हैं इसको कि क्या होगा नेचर ऑफ कोलाइडिंग बॉडीज पे डिपेंड, कोई तो एक फैक्टर है डिपेंड करता है। क्या चीज डिपेंड करती है? क्यों, कितना उछलेंगी, उनका कोलिजन का क्या होगा बाद में? क्या ये इस बात पर डिपेंड करता है कि टकराने वाली 2 बॉडी कौन है? आटा अर्थ अलग, आटे की बॉल अर्थ अलग, फुटबॉल अलग, क्रेजी बॉल अलग, बास्केटबॉल कुछ अलग, कॉस्को की बॉल कुछ अलग, कुछ भी अलग अलग हो सकता है। बोलो यस और नो। हाँ सर, बात तो आप सही कह रहे हो, बिल्कुल सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, सुंदर लग रहा है। अच्छा सर, ये कोलाइडिंग बॉडीज को डिपेंड करता है। इस चीज को एक चीज से डिफाइन करा गया जिसे बोला गया कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। एक नई चीज तुम्हें सीखनी पड़ेगी अब, जिसे हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन एक ऐसा पैरामीटर है जो दो बॉडीज टकरा रही हैं उनके सरफेसेस के बीच की नेचर को डिफाइन करता है कि क्या होगा, ये आपस में टकरा के उछलेंगी नहीं उछलेंगी, या चिपक जाएंगी या कम उछलेंगी। अरे हाँ ना बोल यार, दो क्रेजी बॉल टकराओ अलग होगा, एक कॉस्को बॉल क्रेजी बॉल टकराओ अलग होगा, अर्थ क्रेजी बॉल टकराओ अलग होगा, क्रेजी बॉल फुटबॉल टकराओ अलग होगा, बास्केटबॉल फुटबॉल टकराओ अलग होगा, आटे की बॉल फुटबॉल टकराओ अलग होगा, आटे की बॉल बास्केटबॉल टकराओ अलग होगा। बोल यस और नो। तो एक पैरामीटर ऐसा डिफाइन करा गया, ये जिसे अपन कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अगर अपन बहुत ध्यान से देखें, ये पैरामीटर पहले समझे बताएगा क्या, डेफिनेशन बाद में। ये पैरामीटर 2 कोलाइडिंग बॉडीज की कंबाइंड नेचर पर डिपेंड करता है। तुम अगर अपनी फील वाली डेफिनेशन में सोचो तो ये समझो, ये बताएगा कि टकराने पर क्या होगा, दोनों चिपक जाएंगी कि ज्यादा उछलेंगी। जैसे आटे की बॉल और फुटबॉल टकराओ तो कुछ अलग होगा, आटे की बॉल और बास्केटबॉल टकराओ तो कुछ अलग होगा, बास्केटबॉल फुटबॉल को टकराओ तो कुछ अलग होगा, बास्केटबॉल कॉस्को की बॉल टकराओ तो कुछ अलग होगा, कॉस्को की बॉल अर्थ टकराओ तो कुछ अलग होगा, क्रेजी बॉल और अर्थ को टकराओ तो कुछ अलग होगा। बोल यस और नो।
तो एक पैरामीटर डिफाइन करा गया जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को डिफाइन, जो जिसका नाम देगा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ये आपको आइडिया देगा, इट गिव्स यू आइडिया अबाउट हाउ टू बॉडीज विल रिएक्ट आफ्टर कोलाइडिंग। तो ये किसी एक बॉडी की नेचर पर डिपेंड करती है कि दूसरी बॉडी की नेचर पर डिपेंड करती है कि दोनों के मिलके डिपेंड करती है, मिलके डिपेंड करता है पैरामीटर। So this is the parameter coefficient of restitution which tells us about how the bodies will react after collision when they collide. So it's a property of one body, two body, or it's a property of material of two bodies. It's a property which combines the relation between nature of two bodies. अच्छा, थोड़ी थोड़ी फील आई सर। अब कैसे उसको डेफिनेशन को समझते हैं, देखो ध्यान से। अच्छा देखो, पहले समझो जब बॉल टकराती तो होता क्या है। देख, कॉस्को की बॉल थोड़ी ज्यादा समझ में आएगी, होता तो ऐसा आयरन की बॉल में भी, पर कॉस्को की बॉल को जब टप्पा खाती है उसको अगर ढंग से एनालिसिस करो, बिल्कुल धीरे कैमरा को खींचो, जब वो टकरा रही हो तो कैसा होता है, थोड़ी सी पिचकती हो। वास्तविकता में हर बॉल पिचकती है, थोड़ी सी टकराती है जब, पर लोहे की बॉल इतनी कम पिचकेगी कि आपको पता नहीं पड़ेगा। हाँ, कॉस्को की बॉल दिख रही है, देख साफ, ये वहीं का वीडियो है। कब? जब कॉस्को की बॉल टकराई। अच्छा, अब सोचो जब बॉल टकराती है, देखो जब ये बॉल टकरा रही है तो पहले आई। हाँ, अब सोचो कॉस्को की बॉल आटे की बॉल पे गिर जाए तो कहानी अलग होगी। अगर ये स्टील की सरफेस पे गिरे तो कहानी अलग होगी। ये मिट्टी पे गिरे तो कम उछलेगी, टाइट सरफेस हो तो अलग उछलेगी। हाँ, कॉस्को की बॉल वही है। इसका मतलब कॉस्को की बॉल का उछलने का नेचर क्या सिर्फ कॉस्को की बॉल पर डिपेंड करता है कि जो सरफेस है जिसपे आप उस पर टप्पा खिला रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है। सोच आटे पे फेंक दो तो कुछ नहीं, वही चिपक जाएगी। सोच मिट्टी हो तो कम उछलेगी। सोच अगर बढ़िया एकदम पिच बना रखा हो तो क्या ज्यादा उछलेगी। हाँ सर, बात तो आप सर सही बोले। ओके, तो इन दोनों सरफेसेस के इस पैरामीटर को डिफाइन कैसे करा गया? सोच, ये बोला गया कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को डिफाइन करा गया ई से, छोटे ई से, और बोला कि देखो जब बॉल टकराई तो झटका था। जब बॉल टकराती है किसी भी चीज, देख इस बॉल को ध्यान देखना, जब बॉल टकरा रही है, देख एक पोजीशन ऐसी आई इस जगह पे, देखना जब बोलूं तब ये झटका हुए। हाँ सर, ध्यान देना, ये जब ये बॉल टकरा रही, देख ऐसा फेज आया इसमें, समझना अच्छे से। बॉल आई, थोड़ी सी ऐसे ऐसे हुई, फिर थोड़ी और हुई, फिर ये वापस रिफॉर्म होना चालू हुई, फिर ये पूरी रिफॉर्म हुई और ऊपर उड़ गई। बोलो समझ में आई स्टेजेस? अब समझना, देख 1 2 3 4 5, तो ध्यान से समझ। 1 से लेकर 3 तक अपनी कॉस्को बॉल कंप्रेस हो रही है। हाँ सर, क्या हो रही है? कंप्रेस, मतलब झटका ऐसा लग रहा है, जो बॉल इस पे झटका लगा रही है वो उसको कंप्रेस कर रहा है। बोलो क्लियर? हाँ सर, ओके, समझ में आई। और 1 से लेकर 3 तक झटका फॉर कंप्रेशन, बिल्कुल सही सर। और 3 से लेकर 5 तक झटका फॉर रिफॉर्मेशन। क्या बॉल वापस अपनी शेप लेने लगी? अरे हाँ सर, 1 से लेकर 3 तक आपन बोलो झटका फॉर कंप्रेशन। अब सोच, अगर नीचे आटे की बॉल होती तो हो सकता था कि इंपल्स झटका फॉर रिफॉर्मेशन होता ही नहीं, चिपक जाती बॉल। हाँ, झटका फॉर रिफॉर्मेशन का मतलब कि वो ऐसा झटका लगाई कि वो रिफॉर्म हो जाए, वापस अपनी शेप रीगेन कर ले। क्या इस बात पर डिपेंड करता है कि दोनों की नेचर कैसी है? अरे हाँ, और कितना कंप्रेस हुई ये भी डिपेंड करता है कि दोनों की नेचर कैसी है। अगर सोच अर्थ आटे की बनी हुई हो, मतलब सरफेस आटे की हो, तो बॉल ज्यादा कंप्रेस होगी ही नहीं, चिपक जाएगी अंदर जाके। हाँ, पर अगर टाइट स्टील की हुई तो क्या ज्यादा रिफॉर्म होगी, पर कंप्रेस होगी, पर सोच ज्यादा क्या वापस रिफॉर्म भी हो जाएगी। हाँ, पर सोच यही कॉस्को की बॉल आटे की हो तो स्टील की सरफेस हो तो पिचक तो जाएगी, पर पिचकने के बाद वापस रिफॉर्म नहीं होगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये दोनों की नेचर का कॉम्बिनेशन है। अच्छा, तो जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन डिफाइन करा गया ना, वो क्या करा गया? इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन, इंपल्स ऑफ यानी झटका फॉर रिफॉर्मेशन, एंड झटका फॉर कंप्रेशन। झटका फॉर कंप्रेशन को क्या अपन ये भी बोल सकते हैं डिफॉर्मेशन। हाँ,
हाँ सर, कंफ्यूज मत हो। तो ई को डिफाइन करा गया इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन, कितनी चाहत है रिफॉर्म होने की, अपॉन इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। ओ हो, कितनी चाहत है इन दोनों में मिलकर वापस रिफॉर्म होने की, और कितनी इनमें ताकत थी डिफॉर्म होने की। इन दोनों झटके के रेशो को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। सोच, दोनों की चाहत होनी चाहिए रिफॉर्म होने की, और दोनों की चाहत होनी चाहिए डिफॉर्म होने की, मतलब ताकत होनी चाहिए डिफॉर्म होने की। ये दोनों पे डिपेंड करता है। हाँ, तो ये बेसिक डेफिनेशन है, डेफिनेशन। हालांकि फॉर्मूला मैं आपको अलग बताऊंगा। इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन, अभी बाद में अगर समय, मतलब बाद में अगर मौका लगेगा तो मैं इसका पूरा प्रूफ भी बताऊंगा, पर अभी एक डेफिनेशन तो ये है। अब इसको जो डेफिनेशन जब इससे प्रूव करते हैं ना इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन, तो इंपल्स में होता क्या है, झटका ही होता है, तो मोमेंटम आता है ना एमवी करके, वो कट जाएगा, मैं एक जगह आगे बताऊंगा। अब याद रखो इसको कैसे लिखते हैं, इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सेकंड डेफिनेशन। दो तरह की डेफिनेशन है इसकी, काम की ज्यादा ही आएगी सेकंड डेफिनेशन, ये फर्स्ट डेफिनेशन। इनमें आपस में भी रिलेशन है, अभी जरूरत नहीं है तुम्हें। ये फर्स्ट डेफिनेशन। सेकंड डेफिनेशन क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, अरे जितना ज्यादा रिफॉर्म करने का झटका होगा, क्या उतनी ही तेज रफ्तार से ये अलग होंगे, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। और जितनी ज्यादा ताकत होगी डिफॉर्म करने की, क्या उतनी ज्यादा इनकी अप्रोच वेलोसिटी होनी चाहिए। हाँ, तो इसकी सेकंड डेफिनेशन क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये ज्यादा काम की है, ये ज्यादा काम की है, गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो पहली बात हम ये समझे कि सर इंपल्स कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बेसिकली दो बॉडीज कैसे टकराने के बाद रिएक्ट करती हैं, ये उन दोनों की नेचर पर डिपेंड करता है। उसकी दो डेफिनेशन दी गई, इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन अपॉन इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। ओके, और इसकी एक और डेफिनेशन है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, किस रफ्तार से वो सेपरेट हो रही हैं और किस रफ्तार से वो अप्रोच कर रही थी। सोच, मैं तेरे को एक एग्जांपल लेता हूं, तेरे को समझ में आएगी बात। मान ले कि ये खुद समझ जाएगा तू कुछ चीजों की वैल्यू। मान ले ये स्टील सरफेस है, ठीक, आटा बॉल, आटा बॉल। अब खुद बता, आटा बॉल समझते ना तुम, आटा गूंथा हुआ आटा, हाँ, आटा बॉल। अब क्या करें, आटा बॉल। अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, बोलो भाई, बोलो भाई, आटा बॉल। आटा बॉल सोच जब स्टील प्लेट पे गिरेगी तो तुझे नहीं लगता गिरने के बाद पिचक्कर ऐसी हो जाएगी और वापस ऊपर नहीं आएगी। तो खुद बोल ई की वैल्यू क्या होगी, बोल, खुद बोल। व्हाट इज इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन, या सोच वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, किस रफ्तार से स्टील की सरफेस और आटा बॉल सेपरेट हो रही है। कोई रफ्तार नहीं से चिपक गई है तो सेपरेट होने की रफ्तार क्या हुई, जीरो। तो ई की वैल्यू भी क्या हो गई, जीरो। इसी को बाद में तुम जानोगे परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के नाम से। अभी सिर्फ समझो कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है क्या। अच्छा सर, अब सोच, आइडियली सोच, कोई लॉस ना हो, मान लो सोच एकदम शानदार, खुद तेरे को समझ में आएगा। मान ली क्रेजी बॉल, सोच, मान लीजिए मैं क्रेजी बॉल को एच हाइट से गिराऊं और टप्पा खा के वापस ये एच हाइट ऊपर ही आ जाए। सोच, यानी कि टकराते वक्त अगर इसकी रफ्तार √2gh थी तो क्या ऊपर आते वक्त भी इसकी रफ्तार √2gh थी। हाँ सर। अब सोच, जब दोनों पास, अर्थ तो चल ही रही, जब दोनों पास आ रही थी तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, अप्रोच का मतलब दोनों को मिलने की क्या रफ्तार है,
दोनों को टकराने की क्या रफ्तार है? अर्थ तो चल नहीं रही कि टकराने की रफ्तार दोनों की जस्ट बिफोर कोलिजन क्या √2gh थी। और अगर टकराने के जस्ट बाद ही उतनी ऊपर गई तो क्या टकराने के जस्ट बाद भी रफ्तार √2gh ऊपर थी? पर अब क्या साथ हो रहे हैं कि अलग हो रहे हैं? अलग। तो क्या वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन भी √2gh? और हाँ, तो ई की वैल्यू कितनी आ गई? 1। क्या ऐसा हो सकता है कि बॉल, प्रैक्टिकली सोच, जैसे फुटबॉल बॉल ले या कोई भी दूसरी बॉल ले, मान लीजिए टकराई 10 से, क्या ऐसा हो सकता है कि टकराने के बाद वो 8 से ऊपर जाए? ऐसा होता है प्रैक्टिकली, तभी तो बॉल उतना ऊपर नहीं आती छोड़ने पर। जैसे मान लीजिए आप फुटबॉल बॉल को ऐसे छोड़ दो, टप्पा खाएगी, थोड़ी कम ऊपर आएगी, यानी कि टकराने से पहले और टकराने के बाद क्या रफ्तार कम हो गई? हाँ। अब सोच इस वाले केस में ई क्या होगा? सोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी? 10 और वेलोसिटी सेपरेशन 8, तो आंसर कितना आया? 4/5। अरे हाँ सर, क्या कहानी समझ आई? क्या ई 0 हो सकता है? हाँ सर। क्या ई 1 हो सकता है? आइडियल केस में हाँ सर। और क्या ई 1 से छोटा भी हो सकता है? ऐसा तो नहीं होता बॉल कैसे छोड़ो और टप्पा खा गया, छोड़ा था 5 मीटर से, टप्पा खा के 20 मीटर ऊपर चले गए। फेंक नहीं रहे, छोड़ने की बात कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं होता। यानी कि ई कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लाई करता है 0 से लेकर 1 के बीच में। प्रैक्टिकली कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लाइज बिटवीन 0 एंड 1। इसकी दो डेफिनेशन है, इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन अपॉन इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। ये ज्यादा काम की नहीं है, झटके की फील ले लो बस। इसकी रियल डेफिनेशन जो तुम्हारे काम की है वो है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अरे हाँ सर, बात कुछ समझ आई। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन डिफाइन करते हैं जब दो बॉडी टकराती है, टकराने के बाद कैसे रिएक्ट करेंगी, ये दोनों की बॉडीज की नेचर पर डिपेंड करता है। कॉस्को बॉल और फुटबॉल का अलग हो सकता है, फुटबॉल और बास्केटबॉल का अलग हो सकता है, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। डेफिनेशन क्या है आपको समझ आई? इट इज द रेशियो ऑफ द इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन अपॉन इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। ये डेफिनेशन इसकी कम काम आएगी, ज्यादा सवालों में जो काम आएगी वो होगी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। हम समझ पाए कि इसकी वैल्यू लाई करती है 0 से लेकर 1 के बीच में। ओके, 0 से लेकर 1 के बीच में। ठीक सर, बात तो बढ़िया लगी सर, समझ भी आया सर। बोलो समझ आ गया क्या? हाँ सर, समझ आ गई ये बात। ये कहानी उतार लो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के बारे में। जैसे मुझे याद है, आपको याद होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसकी वैल्यू ई होती है, ये 0 से लेकर 1 के बीच में होती है। नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का कोई मतलब नहीं है तुम्हारे लिए। अरे हाँ ना बोल भाई? यस सर। इस ई की डिफरेंट वैल्यू पे अलग अलग नाम दे देंगे आगे अपन, इनलास्टिक, इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, जो एनर्जी पे बेस्ड होंगे। अभी पहले इसको समझो। अच्छा सर, ये बात तो आपकी समझ आ गई क्लैरिटी से। आगे चलो, अब देखो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अगर मैं कह रहा हूं, अभी जो मैंने तुम्हें सिखाया ना, वो बेसिकली दो सरफेसेस का था। मतलब एक सरफेस फिक्स थी अर्थ, वो थी। अब अगर इसके फॉर्मूले को लिखें तो क्या था फॉर्मूला? फॉर्मूला होता है वेलोसिटी, जो काम का आएगा, जो हमने आपको बोला वो क्या है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब दो कोलाइडिंग बॉडीज जो दोनों मूव कर रही हैं, उनको समझने का प्रयास करो। ये फॉर्मूला याद रखना है आपने। और ये अभी एक और फॉर्मूला निकल गया, उसे ध्यान में रखना है। देख, मान लो दो बॉल थी, U1 थी और U2 थी, दोनों टकराई। भाई जाहिर सी बात है टकराएंगी तभी जब U1 U2 से बड़ा हो। अच्छा ध्यान से देख, जो मैंने कोलिजन लिया है इसमें लाइन ऑफ इंपैक्ट और लाइन ऑफ मोशन सेम लिया है, तो जो मैं पढ़ रहा हूं वो क्या है? हेड ऑन कोलिजन। पहले इसके लिए पढ़ते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अपन लिख रहे हैं हेड ऑन कोलिजन के लिए। ठीक है, पर डेफिनेशन तो यही है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक सर। अब देख, टकराए, ओ हो, टकराने के बाद सोच क्या इनकी रफ्तार चेंज हो जाएगी? हाँ सर, बिल्कुल हो जाएगी। देख, V1 V2, ये U1 ये U2, ई की वैल्यू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक सर। अब देख,
अगर इनिशियल सिचुएशन देखें तो बिफोर कोलिजन के U1 बड़ा था U2 से, और टकराने के बाद देख कौन बड़ा होगा, V2 बड़ा होगा V1 से। लॉजिकल है ये तो। हाँ, ऐसे टकराए होंगे, जब टकराए होंगे तो नॉर्मल रिएक्शन 2 वाली बॉल ने लगाई होगी 1 वाली पे, ऐसे N12 और ये N21, 2 पर लगा जो 1 के द्वारा और जो 1 पर लगा वो 2 के द्वारा, तो V तो ध्यान से देखो तो U1 तो घटेगा और U2 बढ़ेगा। मैं इसको थोड़ा सा और फील कराता हूं तुमको रियलिटी में क्या होता है। चलो अभी आ जाएंगे, पहले अपन इतना समझते हैं क्या सिचुएशन समझ में आ रही है। अब देखो E कैसे लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अगर तू यहां पर चीटा बन के बैठ जाए तो सोच, जो बॉल है V2 वो तेरे से कितनी रफ्तार से दूर जा रही है, V2 से नहीं, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगी, V2 की V1 की V2 माइनस V1। सोच के बोलना, सेपरेट होने की रफ्तार क्या है, बोलो V1 की V2 की V2 माइनस V1 की V1 माइनस V2। मैं आपसे बोलूं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होनी चाहिए, V1 V2 V1 माइनस V2 की V2 माइनस V1। जाहिर सी बात है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तभी तो ई पॉजिटिव आएगा, उसमें साइन को लेकर कंफ्यूजन मत होना। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, सेपरेट कितनी रफ्तार से हो रही हैं, कौन ज्यादा है, V2, तो V1 पर बैठकर देखो तो क्या V2 जा रहा है V2 माइनस V1 से, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो गई V2 माइनस V1। अरे हाँ सर, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो गई V2 माइनस V1, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ओके सर, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो गई V2 माइनस V1, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब क्या करें, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, किस रफ्तार से, सोच तू यहां बैठ जा, अरे अप्रोच भी पॉजिटिव ही होनी चाहिए, तो सोच यहां पर बैठ जा, क्या तू अप्रोच करने में U1 बड़ा था, अरे हाँ, तो सोच अगर ये जा रही है 10 से और ये आ रही है 15 से, तो क्या 15 माइनस 10, क्या वेलोसिटी ऑफ अप्रोच 5 हो जाएगी, हाँ सर, यानी कि लिखा जाएगा U1 माइनस U2। तो किताबों में जनरली ये फॉर्मूला लिखा देते हैं, ये फॉर्मूला इस फॉर्मूले का हिस्सा है डेफिनेशन का, इसको फील करो अच्छे से। वेलोसिटी सेपरेशन क्या आई, V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2, रटने से ज्यादा फील करो, रटने से ज्यादा फील करो। मान लो मैं तुम्हें एक सिचुएशन दे दूं, बोलो तुम खुद बताओगे। एक बॉल थी, आ रही थी 13 मीटर पर सेकंड से, ओके सर। एक और बॉल थी जो जा रही थी 9 मीटर पर सेकंड से, ओके सर। बोलो क्लियर है, हाँ सर, बहुत बढ़िया। अब सोचो टकराने के बाद इस बॉल की रफ्तार हो गई मान लो 10, कितनी, 10, इसकी हो गई 12। चलो खुद बताओ इस केस में ई क्या है, अरे तुम लोग बताओगे, बताओ ई क्या है, तुम बताओगे ओरली टकराने के बाद की सिचुएशन है, ये बिफोर कोलिजन या आफ्टर कोलिजन, बोलो ये बिफोर कोलिजन या आफ्टर कोलिजन, बताओ ई की वैल्यू क्या है, कंफ्यूज मत होना। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 2, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच 13 माइनस 9 4, क्या वैल्यू आई, हाफ। अरे हाँ सर, अच्छा इस ई की कोई यूनिट नहीं है, क्यों नहीं यूनिट है, अरे ऊपर भी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है, नीचे भी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, तो वेलोसिटी वाली यूनिट तो कट गई, उसकी कोई यूनिट नहीं है, पर उसकी डेफिनेशन है, पर उसकी डेफिनेशन है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ओके सर, बात तो आपकी समझ आई, बात तो आपकी समझ आई, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, बात क्लियर है एकदम, अच्छी बात, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा है। क्या बात उतार ली, क्या वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की डेफिनेशन समझ में आ गई, क्या कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कैसे काम करता है, बोलो क्लियर है क्या, अरे सोच लो, अरे पक्का, हाँ सर, सवाल कराएंगे इस पे, पहले अपन इसका एक और क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। कौन सा क्लासिफिकेशन, ध्यान से सुनो, पहले अंतर समझो। क्या मैं पहला क्लासिफिकेशन हेड ऑन कोलिजन और ऑब्लिक कोलिजन में अंतर समझता हूं, हाँ। क्या मैं लाइन ऑफ इंपैक्ट लाइन ऑफ मोशन समझता हूं, हाँ। क्या मैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की डेफिनेशन समझता हूं, हाँ। इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन अपॉन इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन, या जो अपने बेस काम की चीज है वो है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ओके, ये हमें समझ भी आ गई, ई कैसे लिखते हैं, ठीक है सर, अच्छा लगा, बढ़िया लगा, सुंदर लगा, ठीक सर। अब सुन, मैंने बोला था मैं इसका एक और क्लासिफिकेशन करूंगा कोलिजन का, किस बेसिस पे, ये कोलिजन का सेकंड क्लासिफिकेशन और ई थोड़ा मिक्स मैच होते हैं, इसलिए डेफिनेशन पहले पढ़ा दी ताकि आपको थोड़ी और फील आए और आप ई के बारे में भी समझ पाओ। अच्छा ठीक है सर, ध्यान से देखो, इफ द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज, ठीक है तो हो गया, बात खत्म हो गई, आगे चलो। ई इज वेलोसिटी सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है। अब देख मैं तुझे है ना यहीं से समझाना चालू करता हूं, देख ध्यान से,
तेरे को यहीं से फील आ जाएगी। अब सुन, यहीं पे कोफिशिएंट एडिशन की बात तो यहां पे खत्म हो गई, मतलब बात समझ गया अपन। अब समझने का प्रयास कर। जब दो बॉल टकराती है, सोच, मैं थोड़े से प्रोसेस को और अच्छा करता हूं। सोच, जब ये बॉल टकराना चालू करती है, देख ये स्टेज आने से पहले समझना क्या होगा कि ये बॉल्स कुछ ऐसे टकराना चालू करी होंगी। जब टकराना चालू करी तो इधर लगाया नहीं, इधर लगाया नहीं, ठीक सर। फिर ये दोनों थोड़ी थोड़ी कंप्रेस हुई, ऐसे ऐसे, ठीक, हाँ भाई। पर सोचो, इसके कंप्रेस होने की वजह से ये U1 है, ये मान लो हो गया U1 डैश, और ये हो गया U2 डैश, ठीक। अभी भी पर अगर U1 डैश ज्यादा है U2 डैश है, ये स्प्रिंग जैसी कहानी तो ध्यान से सुनेगा तो। स्प्रिंग में याद है कंप्रेस, ये स्प्रिंग जैसी कहानी याद है, मैंने स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पढ़ाया था कि एक स्प्रिंग है, एक ब्लॉक है, स्प्रिंग आई, पहले कंप्रेस हुई, एक की रफ्तार घटी, एक की बढ़ी, ये वैसी कहानी ध्यान देगा तो। खैर सोच, अभी भी पर U1 डैश बड़ा है U2 डैश से, क्या ये बॉल्स और घुसेंगी एक दूसरे में और कंप्रेस होंगी। ये बॉल इसमें घुसते 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 एक सिचुएशन ऐसी आ गई जब दोनों की रफ्तार सेम हो गई, यानी कि ये वाली सिचुएशन, ये कहलाएगी मैक्सिमम कंप्रेशन। मैक्सिमम कंप्रेशन तब होगा जब दोनों की रफ्तार सेम हो जाएगी। याद कर, ऐसा स्प्रिंग में भी हुआ था कि स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन या मैक्सिमम एलोंगेशन कब होता था? जब दोनों की रफ्तार सेम हो जाती थी। हाँ सर, पर सोच, अगर इन दोनों में चाहत है कि ये रिफॉर्म हो, तो क्या ये फिर ऐसे रिफॉर्म होना पसंद करेंगी? तो सोच, इसकी रफ्तार और घटेगी, ये हो गया V1 डैश, ये हो गया V2 डैश, ये हो गया V1 डैश। पर अब V2 डैश है किससे ज्यादा? V1 डैश। और फाइनली ये सिचुएशन आ गई V1 V2। ओके, ऐसा समझ, बढ़िया, एकदम शानदार, पूरी रिकवर हो गई, पूरी शानदार रिकवर हो गई। अब एक बात तो खुद समझ कि अगर दो बॉल टकरा रही हैं तो कितना कंप्रेशन होगी, उनकी खुद की स्टेजेस पे डिपेंड करता है। सोच, अगर इनमें से एक आटा बॉल होती तो तुझे नहीं लगता ये दोनों वीवी से ही चलती रहती? हाँ सर, तो अगर एक आटा बॉल होती या दोनों आटा बॉल होती, सोच, तो क्या दोनों ऐसे मिलती, ऐसे ऐसे मिलती, चिपक जाती, फिर चलती रहती? हाँ सर, ठीक। अगर दो क्रेजी बॉल होती तो शायद ये सिचुएशन आ जाती। सोच, एक आटा बॉल होती और एक मान ले फुटबॉल होती या कुछ और बॉल होती, तो हो सकता था ये ऐसा समझ, एक कॉस्को बॉल होती या थोड़ी सी फॉर्म की बॉल होती, फॉर्म की बॉल, और एक कॉस्को की बॉल होती, दोनों टकराती, तो हो सकता था कॉस्को की बॉल थोड़ी सी डिफॉर्म रह जाती, तो वो थोड़ी सी डिफॉर्म में ही अलग हो जाती। सो ये ऐसा समझ, ये स्टेज तो सब में आई। कौन सी स्टेज? 1 2 3। अब समझ 3 4 5, 1 2 3 स्टेज समझ में आई। ऐसा समझ 3 स्टेज तक तो हर कोलिजन में हुआ। हाँ सर, अब 3 कोलिजन के बाद इनकी इनकी सरफेसेस की नेचर पे डिपेंड करता है कि ये अलग होना चाहती, नहीं होना चाहती, या थोड़ा बहुत अलग होना चाहती हैं, या पूर्ण रूप से अपने आप को रिफॉर्म कर लेंगी। क्या नेचर ऑफ बॉडीज पे डिपेंड करता है? हाँ, बात तो आप सही कह रहे हो सर, बिल्कुल सही कह रहे हो सर। अगर सोच तीसरी स्टेज पर रुक जाएं तो E की वैल्यू 0 है। स्टेज पर रुक जाएं तो E की वैल्यू 0 है। हाँ, क्योंकि सेपरेशन की कोई रफ्तार नहीं है, क्योंकि दोनों एक ही रफ्तार से चल रहे हैं। रुक जाने का मतलब दोनों रुक नहीं गई, इस स्टेज पर रुक गए, अब दोनों V से चलती जा रही हैं। ओके, स्टेज पर रुक जाएं तो E की वैल्यू 0 है। अच्छा सर, इसे कहते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। क्या कहते हैं इसे? परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। अच्छा सर, अगर चौथी स्टेज पर रुक जाए तो E की वैल्यू क्या होगी? ध्यान से सोचो,
0 से लेकर 1 के बीच में होगी। इसे कहेंगे पार्शली इनइलास्टिक कोलिजन और पार्शली इलास्टिक कोलिजन, कुछ भी बोल सकते हैं इसको। पार्शली इलास्टिक बोल लो या पार्शली इलास्टिक बोल लो, जो तुम्हें अच्छा लगे। भाई पूरा रिफॉर्म नहीं हुआ ना, कुछ हुआ तो ई की वैल्यू तो 0 और 1 के बीच में ही होगी। हाँ। 5वीं स्टेज पर रुक जाएं तो ई की वैल्यू 1 होगी। इसे बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। क्या बोलेंगे? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। ओके सर, गॉट योर पॉइंट, क्लैरिटी है सर, बात समझ में आ गई। ठीक सर, ये क्लियर है एकदम। बोलो क्लियर यहां तक? अरे पक्की बात। अब तो कुछ कुछ बातें अभी इसमें स्टेप में और बताता जाऊंगा। क्या थोड़ा थोड़ा अंदर समझ में आया? किस स्टेज पे रुक जाएंगे तो कौन सा कोलिजन कहलाएगा? ये जो मैं कह रहा था ना, दूसरा क्लासिफिकेशन, ये सेकंड क्लासिफिकेशन है। अब तो खुद समझ में आएगा जो मैं कह रहा हूं। ये सेकंड क्लासिफिकेशन है, परफेक्टली इलास्टिक, पार्शियली इलास्टिक, पार्शियली परफेक्टली इलास्टिक। तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, पार्शियली इलास्टिक या पार्शियली इलास्टिक कोलिजन, इनमें ई की वैल्यू क्या होती है? बोलो क्लियर है? अब खुद सोच, अगर मैं इस स्टेज पर रुक जाऊं, इस स्टेज पे थर्ड पर, तो देख पहले अपन समझे अच्छे से, ये बात एकदम क्लियर है। कैसे उतारो? फिर इस कहानी को और आगे बढ़ाता हूं। इसे उतारो फटाफट, इसे फटाफट उतारो, फिर कहानी को आगे बढ़ाता हूं, शर्माओ मत। उतार लो फटाफट, जिसने की शर्म उसके आए नंबर कम। फटाफट उतारो। उतार लिया? अरे पक्का? अरे सोच लो। अरे हाँ सर बिल्कुल उतार लिया, उतार लिया, उतार लिया, उतार लिया। क्या आगे बढ़ जाए मास्टर? हाँ सर बिल्कुल आगे बढ़ सकता है। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, पार्शियली इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। ठीक, समझ में आ गया सर, क्रिस्टल क्लियर है एकदम सर, बढ़िया लगा। अब क्या करो, आगे चलो, इसको और आगे कहानी को सुनाते हैं थोड़ा सा एनिमेशंस के थ्रू। ये समझ में आ गया ना? अब सुनना, एक एक एनिमेशन के थ्रू तेरे को और डिफाइन कर दूंगा, देख ध्यान से। ये बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ कोलिजन ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्यों? अब समझना अच्छे से। देख, मान लो एक बल्ब ले अपन, ये जो स्टेजेस दिखा रखी ना आपको बीच में, बल्ब के थ्रू, ये छोड़ो, बल्ब के थ्रू तो मैं कोई ज्यादा समझ में नहीं आने वाला, इसको छोड़ो। हाँ, ये अपना वो आए भाई साहब और इन्होंने बताया कौन कौन सा इलास्टिक कोलिजन, इनलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन। बोलो क्लियर है? ओके, देखो ध्यान से, जो अभी मैंने तीनों लिखा है, ये कंफ्यूज मत होना। इलास्टिक कोलिजन, ये इनलास्टिक कोलिजन, ये पार्शियली, ये इलास्टिक कोलिजन का मतलब ये पार्शियली इलास्टिक कोलिजन बोलना चाहिए। इस नाम को पार्शियली इलास्टिक कोलिजन और पार्शियली इलास्टिक कोलिजन नाम समझ में आना चाहिए, कंफ्यूज मत हो बिल्कुल। बोलो ठीक, ठीक है? हाँ सर, ये बात अपने को समझ आ गई। अब देख, देखो ध्यान से, इलास्टिक कोलिजन, उसको पीछे से जो मैंने समझाया उसको समझ। इलास्टिक कोलिजन कब हो रहा था ऐसा समझ, जो स्टेज पीछे की स्टेज याद रखे जो तूने लिखा है, 1 से लेकर अपन सीधे पहुंच गए 5 तक, 5वीं में कंप्लीट रिफॉर्मेशन, कंप्लीट रिफॉर्मेशन। अगर कंप्लीट रिफॉर्मेशन हो रहा है, पीछे देख, अगर कंप्लीट रिफॉर्मेशन हो रहा है, देख, अगर कंप्लीट रिफॉर्मेशन हो रहा है, सोच तो सोच, अगर मान लो दो बॉल टकराए, टकरा के वापस बिल्कुल वैसी हो गई पहले जैसी, तो जब बॉल अपनी शेप चेंज करती है तब तुझे नहीं लगता कुछ वो अपने अंदर एनर्जी इकट्ठी करती है, रिस्टोरिंग एनर्जी, फिर वापस रिफॉर्म हो जाए पूरी की पूरी तो रिस्टोरिंग एनर्जी वापस कन्वर्ट हो जाएगी। हाँ सर, सोच, अगर मैं 1 से 5 तक पहुंच गया, हर सिचुएशन में पहुंचने की जरूरत नहीं, पर अगर 1 से 5 तक पहुंच गया तो जो बॉडी की शेप की वजह से एनर्जी थी, 1 और 5 में तो शेप में कोई अंतर नहीं है, तो शेप में कोई, ऐसे समझो शेप को डिफॉर्म करने के लिए भी कोई एनर्जी चाहिए। हाँ सर चाहिए। सोच, अगर मेरी सिचुएशन ऐसी हुई और कोलिजन ऐसा हुआ कि मैं 1 से 5 पर पहुंच गया, यानी कि मेरी शेप बिगड़ी थी पर वापस वैसी ही आ गई, तो मेरी शेप में तो कोई एनर्जी गई नहीं। हाँ, मतलब कोई एनर्जी का लॉस नहीं हुआ इन शेप। अरे हाँ, बात सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो। ओ हो, नो लॉस इन डिफॉर्मेशन।
Therefore काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। और 1 से लेकर 5 तक के कोलिजन में E की वैल्यू क्या होती है? 1। ओहो, ध्यान सुनना, इसमें क्या होता है? जे रिफॉर्मेशन जे डिफॉर्मेशन E की वैल्यू होती है 1, इसलिए ये भी सही ये भी सही। E के लिए 1, तो क्या ये दोनों अपने आप आ गए? हाँ। और क्योंकि कोई लॉस नहीं हो रहा इसलिए ये ऐसे। क्या ये तीनों बातें समझ में आई? E की वैल्यू 1, यानी कि जो पहले शेप थी वही बाद में हो गई, कोई लॉस नहीं हुआ शेप में, तो क्या इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी बराबर हो गई? हाँ, ऐसा हमेशा होगा ये जरूरी नहीं है, ओनली इन इलास्टिक कोलिजन। मतलब कौन सी सिचुएशन? कि अगर ये U1 है, ये U2 है और ये बाद में V1 है और ये V2 है, तो हाफ M1 U1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 U2 स्क्वायर इक्वल टू हाफ M1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 V2 स्क्वायर। ये वैलिड है इसमें, पर मैं आपको समझता हूं सिर्फ इलास्टिक में ही वैलिड है, बाकी कहीं वैलिड नहीं होगा, क्योंकि थोड़ी बहुत शेप चेंज रह जाएगी, और थोड़ी बहुत शेप चेंज रह जाएगी तो फिर ये सही होना संभव नहीं होगा। और E1 है इलास्टिक कोलिजन में, इसलिए इंपल्स फॉर रिफॉर्मेशन इक्वल टू इंपल्स फॉर डिफॉर्मेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बराबर, ये ज्यादा काम नहीं आता, इसलिए परेशान मत हो तो इंपल्स सुन के बार बार। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बराबर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ओके। और लॉस नहीं हो रहा तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल। हाँ सर, इलास्टिक कोलिजन की बात समझ आई। ओके, ये सेकंड इनइलास्टिक कोलिजन, थोड़ा सा एग्जांपल लिया आपको, सोच कैसे। इनइलास्टिक कोलिजन देखो, परफेक्टली इलास्टिक नहीं, इनइलास्टिक कोलिजन मतलब पार्शियल वाला। कभी बोलना इनइलास्टिक तो उसे पार्शियल मानना है, परफेक्टली बोल दे तो फिर समझ में आ जाएगा, ठीक है भाई पार्शियल वाला। जैसे मान लो तुम एक आयरन की चीज को ऐसे हैमर से मारो, किसी भी चीज को ऐसे मारा, ओ हो ऐसे मारा, अगर ऐसे मारा तो वो पहले तो दबी एकदम, दब के क्या वापस थोड़ी सी रिफॉर्म हुई? तो जब आपने मारा होगा तब तो ज्यादा दब गई, पर जैसे आपने हैमर हटाया थोड़ी सी फिर वापस अपनी शेप में आ गई, पर पूरी नहीं आई, पर पूरी नहीं आई। अच्छा देखो, ये मैक्सिमम कंप्रेशन आया, पर जैसे ही अपन ने हटाया ये थोड़ी सी फिर ऊपर आ गई। हाँ, क्या एनिमेशन है? कंफ्यूज मत हो, क्या वापस रिफॉर्म हो गई? यानी कि अगर मैं तेरे को बताऊं तो 1 से लेकर 4 स्टेज, हाँ जो भी पीछे लिखाई थी ना उसको देखते रहो, 1 से लेकर 4 स्टेज पूरा रिफॉर्म हुआ कि थोड़ा थोड़ा? अगर पहले ऐसा समझो कि ऐसे था एकदम, ये U1 ये U2, अब जो बॉल्स बनी वो थोड़ी थोड़ी सी डिफॉर्म थी, पर ऐसे, तो V2 और V1। अब खुद सोच लॉजिकली, क्या E की वैल्यू 0 से 1 के बीच में थी? हाँ सर। क्या कुछ लॉस हुआ शेप की वजह से? हाँ, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो थी उसका कुछ हिस्सा शेप बिगाड़ने में भी चला गया। हाँ, अगर उसका कुछ हिस्सा शेप बिगाड़ने में भी चला गया तो फिर उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर नहीं होगी, बल्कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी थोड़ी कम होगी। ओके, बॉडी विल डिफॉर्म एंड विल नॉट बी एबल टू रिगेन इट्स शेप कंप्लीटली। हाँ, वो मैंने इस एग्जांपल से भी समझाया और एक ये प्रैक्टिकल आपको एनिमेशन भी दिखाया। हाँ, अब इसकी बात देखो, एग्जांपल इलास्टिक कोलिजन, ये देखो इसमें E किसमें लाई करता है? कंफ्यूज मत हो एकदम, 0 से लेकर 1 के बीच में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल फाइनल से थोड़ी सी ज्यादा होती है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन E की वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में है तो खुद समझो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ज्यादा होगी कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ज्यादा होगी? जाहिर सी बात है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ज्यादा होगी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन से। ये कहानी आपको समझ आ गई होगी, और अपनी सिचुएशन की कहानी वो ये है कि अगर ये जो हम बॉल से समझ रहे थे ये U1 U2 है तो टकराने के बाद थोड़ी थोड़ी डिफॉर्म रह जाएंगी, और ये V2 हो जाएगा, ये V1 हो जाएगा, और लॉस होगा, और लॉस होगा। ये कहलाएगा पार्शली इलास्टिक कोलिजन या पार्शली इन इलास्टिक कोलिजन, कुछ भी बोल सकते हैं, या सिर्फ इलास्टिक कोलिजन। बोलो क्लियर? जैसे भी आपको बोला जाए कंफ्यूज मत होना। हाँ सर, क्या ये पार्शली इलास्टिक कोलिजन की कहानी समझ आई है?
अरे आई है कि नहीं आई है? अरे बोलना पड़ेगा भाई, अरे सो मत भाई, अरे पक्का। हाँ आज थ्योरी थ्योरी बढ़िया, अभी सवाल तो आए नहीं, अभी कहानी समझ रहे हैं अपन 1 घंटे से, तो पर जरूरी है समझना। अच्छा इसलिए ध्यान से सुनना। ओके ये इस बात सर, इनलास्टिक कोलिजन, जैसे मुझे पिछले करीबन 50 मिनट से जो मैं कहानी सुना रहा हूं वो जैसे मुझे याद है आपको याद होनी चाहिए, तब अपन एक लेक्चर में सवाल करके खत्म कर देंगे। ओके ठीक है सर। तो E0 से 1 के बीच में ये आ गया। अब तेरे को समझ में आएगा इनलास्टिक कोलिजन में क्या होगा। इसका एक एनिमेशन है कि तीर मारो डार्ट पे, वो जो होता है ना बोर्ड, उस पर क्या तीर जाके उसमें घुस जाता है, वापस निकल के ऐसे तेरी तरफ तो नहीं आ जाता। नहीं सर, मतलब एक तरीके से उसमें जाके चिपक गया। यानी कि अगर सोच डार्ट एक रेल पे, एक ट्रैक पे रखा हुआ है, सोच तो जब तू उसको तीर को मारेगा जाके उसमें घुस जाएगा, क्या वो झटके की वजह से उसको भी ले जाएगा और तीर को भी ले जाएगा, ऐसा होगा? हाँ। क्या तीर की और इनकी दोनों की रफ्तार सेम हो जाएगी? हाँ। अब हमारे इलस्ट्रेशन से देखो कि अगर ये U1 है और ये U2 है, और अगर ये दोनों मैक्सिमम डिफॉर्मेशन स्टेज में ही रह जाएं, तो क्या दोनों VV से ही चलते रहेंगे? हाँ सर। मतलब क्या E की वैल्यू 0 हो जाएगी? अरे हाँ सर। मतलब क्या वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 हो जाएगी? अरे हाँ सर। तब परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन होगा। तब परफेक्टली ये दोनों इलस्ट्रेशन जो मैंने बॉल से कराया और एक और एग्जांपल ही, इसे उतारने की जरूरत नहीं है दूसरे एग्जांपल को, समझो बस एनिमेशन के थ्रू। हाँ सर बात समझ में आई। द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन इज 0। जिस डायरेक्शन में कोलिजन हो रहा है उस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 होनी चाहिए। हाँ सर। तो देख इसमें क्या लिखेंगे? ओहो चिपक गया। हो क्या बात समझ में आई तुम्हें? अरे समझ में आई है कि नहीं आई है? हाँ सर बिल्कुल आई है, अच्छे से आई है, बिल्कुल बढ़िया से आई है। ये इलस्ट्रेशन E की वैल्यू 0। अब सोच बिल्कुल रिफॉर्म नहीं हुआ, कोशिश ही नहीं करी। क्या इस केस में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम लॉस in shape, or we can say kinetic energy loss is maximum in this case। किस केस में काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता ही नहीं है? जब E1 होता है। किसमें मैक्सिमम होता है? जब E की वैल्यू 0 होती है। इसलिए हमें तीनों कहानी समझ आई है, इसलिए हमें तीनों कहानी समझ आई है। अरे हाँ सर एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। अभी तक जो मैंने पढ़ा थ्योरी है, सवाल तो अब आएंगे और सवालों की कोई कमी नहीं है, इसलिए आपको थ्योरी क्लियर होनी चाहिए। कोलिजन समझे क्या था? दो बॉडी जब टकराती हैं तो झटके की वजह से उनमें मोमेंटम में चेंज आता है। उसको क्लासिफाई करने के दो तरीके, हेड ऑन कोलिजन, ऑब्लिक कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन के लिए समझ में, हेड ऑन कोलिजन ऑब्लिक कोलिजन के लिए समझ में आना चाहिए। लाइन ऑफ इंपैक्ट, लाइन ऑफ मोशन, लाइन ऑफ इंपैक्ट लाइन ऑफ मोशन सेम तो हेड ऑन कोलिजन, अलग अलग तो ऑब्लिक कोलिजन। अरे हाँ सर। फिर हमने कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पढ़ा। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। हम समझ पाए ये यूनिटलेस है, हम समझ पाए दो बॉडी की नेचर को बताता है। फिर हमने बोला इसके एनर्जी के बेसिस पर क्लासिफिकेशन करे गए, इनलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, पार्शियली इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक। अरे हाँ E1 परफेक्टली इलास्टिक, E0 परफेक्टली इलास्टिक, बीच का 0 से 1 के बीच में तो भाई अपना पार्शियली इलास्टिक या पार्शियली इलास्टिक। मैक्सिमम लॉस कब होता है? जब E0 होता है। मिनिमम बराबर कब होती है काइनेटिक एनर्जी? जब E1 होता है। अरे हाँ सर ऐसे पूरी कहानी याद होनी चाहिए, ऐसे पूरी कहानी याद होनी चाहिए, वरना सवाल कर पाना संभव नहीं है। ओके यस सर गॉट योर पॉइंट, क्लैरिटी है? अच्छा ठीक सर बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। अब क्या करें? आगे चलो देखो। एक बात जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं, समझें अच्छे। एक चीज पूछता हूं, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन implies दो बॉडी चिपक गई हैं, ट्रू या फॉल्स? मैं आपको जो अभी तक सिखाया उसमें ये स्टेटमेंट दे रहा हूं, बताओ कि अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, जो कि आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, जो आपको दिखाई दे रहा है,
परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या दो बॉडी टकराने के बाद चिपक गई हैं? अरे बोलो हां की ना, अरे बोलो हां की ना, कि अगर दो बॉडी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन कर रही हैं तो क्या वो टकराने के बाद चिपक गई हैं? अरे यस और नो, ये ट्रू है कि फॉल्स है? अरे ट्रू है कि फॉल्स है? बोलो ट्रू है कि फॉल्स है? तुम्हें बोलना पड़ेगा, बोलो ट्रू है कि फॉल्स है? अरे बोलना पड़ेगा, ट्रू है कि फॉल्स है? शर्माओ मत, ट्रू है कि फॉल्स है? मैं बताता हूं, फॉल्स है। अरे सर चिपक तो गई, कहां फॉल्स है सर ये? आपने तो बोला दोनों की वेलोसिटी सेपरेशन 0 हो जाएगी, तो सर चिपक ही तो जाएंगी। तू ध्यान दे, मैंने जो भी इलस्ट्रेशन लिए है ना, ये सब हेड ऑन कोलिजन है। अच्छा अब सुन आगे, द वेलोसिटी सेपरेशन अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन इज 0, ये डेफिनेशन होती है इसकी इनलास्टिक कोलिजन की। E इक्वल टू 0 का मतलब ये नहीं है कि दोनों बॉडी चिपक लिए हो, इसका मतलब ये है कि दोनों बॉडीज की वेलोसिटी अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट सेम होगी। अगर सोच लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इंपैक्ट सेम है तब तो चिपकेंगी सही, पर सोच अलग अलग हो तो, जैसे कि ये, अब समझना, ये लाइन ऑफ इंपैक्ट है, टकराने के बाद सोच जब ये टकरा रही हैं, टकराने के बाद इन दोनों की ये वाली रफ्तार सेम हो, मान ले ये जो बॉल है, अगर लाइन ऑफ इंपैक्ट लाइन ऑफ मोशन सेम अलग अलग है तो क्या टकराने के बाद अलग अलग डायरेक्शन में जा सकती हैं? मान ले इसकी रफ्तार हो गई ये लाल वाले की v1, ये हो गई v2 और ये इसकी रफ्तार है v3। तो E0 का क्या मतलब है? E0 का मतलब है v1 और v2 बराबर है, मतलब वेलोसिटी ऑफ बॉडीज अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट सेम होनी चाहिए। पर अगर यही हेड ऑन कोलिजन हो तो लाइन ऑफ मोशन लाइन ऑफ इंपैक्ट तो सेम ही होंगी, तो वो दोनों चिपकी हुई लगेंगी। अरे टकराने पर गोंद थोड़ी लग गई थी दोनों में। अरे हाँ सर, बात तो सर आप सही कह रहे हो। तो ऐसा कभी कोई बोल दे कि E0 मतलब चिपक गई, ये सही स्टेटमेंट नहीं है। E0 हो और हेड ऑन कोलिजन हो तो ऐसा लगेगा कि चिपक गई है। अच्छा, पर E0 हो और ऑब्लिक कोलिजन हो तो दोनों चिपक जाए ये जरूरी नहीं है। उनकी दोनों की वेलोसिटीज अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट सेम हो जाएंगी। अच्छा, क्या ये थोड़ी सी बात स्टार मार्क करने वाली अच्छा कॉन्सेप्ट समझ आया? अभी सवालों में और धीरे धीरे फील आएगी। मैंने इसकी थ्योरी एक साथ ही पढ़ा दी है, मैं थोड़ा टुकड़े टुकड़े करके भी सवाल में पर एक साथ पढ़ते हैं ना तो सवालों में ज्यादा फील आती है। कई बार मैं इस बात को इधर उधर करके देख चुका हूं, इसलिए बिल्कुल स्ट्रेटेजिकली पढ़ा रहा हूं आपको, कंफ्यूज मत हो ना एकदम, है ना? अच्छा पढ़ाना सिर्फ अच्छा ज्ञान नहीं है, अच्छा पढ़ाना ज्ञान के साथ साथ सीक्वेंस भी है कि क्या बोला जाएगा कि आपको बात समझ आएगी। इसलिए आपको एक साथ ये बात बताइए, थोड़ा सा लंबा है थ्योरेटिकल पोर्शन, पर एक साथ समझ में आना चाहिए। लाइन ऑफ इंपैक्ट, लाइन ऑफ मोशन, ऑब्लिक, हेड ऑन, ई की डेफिनेशन, इलास्टिक, क्योंकि सब इंटरकनेक्टेड है। एक कभी इसमें घुस जाएगा, कभी उसमें वो घुस जाएगा, तो आपको सवालों में सब एक साथ समझ में आना चाहिए, इसलिए उसकी थ्योरी भी एक साथ ही समझ में आनी चाहिए। अरे हाँ सर, बात अब आपकी समझ आ गई। अरे आई कि नहीं आई? आ गई सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। अब सुन, अब क्या करें? अब सवाल करते हैं, अब दौर करते हैं सवालों का चालू, और आपको पूरी थ्योरी में मानता हूं कि याद है। अच्छा सर, ये हम समझ गए, आगे बढ़ो। एग्जाम्पल, पता है ये अब जो सवाल आ रहे हैं ये सवाल हैं ई पर बेस्ड, बेसिक से चालू कर रहे हैं। पहला सवाल, पहले कुछ सवाल ई पर बेस्ड हैं, ई पर बेस्ड है, इसलिए ई के फॉर्मूले को याद करो, v2 माइनस वी1 अपॉन u1 माइनस u2, या फिर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, vs अपॉन vua। ओके, मान लो a ball falling with speed v0 hits the ground as shown in the figure, find the final speed of the ball after collision with the coefficient x। ग्राउंड है, फिक्स्ड है, उस पर एक बॉल आई, v0 रफ्तार से टकराई, इन दोनों सरफेस के बीच का ई ये है, ई दे रखा है आपको, बताओ टकराने के बाद की क्या रफ्तार होगी। बिल्कुल सिंपल सवाल, फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा, ये वी बताना है।
बताओ टकराने वाली बॉडीज कौन है? एक तो सरफेस जो तो फिक्स्ड है। अच्छा बिल्कुल सही सर। और दूसरी कौन? वी नॉट। दूसरा कौन? वी नॉट। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। ओके गॉट योर पॉइंट। अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें? ध्यान से सुने। कुछ नहीं, E इक्वल टू वेलोसिटी सेपरेशन ओवर वेलोसिटी ओवर। तू ध्यान से देख, तो जो ये सरफेस फिक्स्ड है, धरती है ये तो हिल ही नहीं सकती। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच सेपरेशन क्या हो गई? v। और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या हो गई? v नॉट। तो v की वैल्यू क्या गई? e v नॉट। खत्म। तू ऐसा भी समझ सकता है, इसको तू अगर v2 मान ले, इसको तू u1 मान ले, तो सोच u2 जीरो है और v2 भी जीरो है। यहां रख, तेरे को समझ में आ जाएगा। इस फॉर्मूले में रख दे, तब भी वही आंसर आएगा। तो अगर एक बॉल धरती से टकरा रही है तो क्या उसकी रफ्तार पलटने के बाद ईवी नॉट है? अरे हाँ, इसलिए तो आटे की बॉल अगर फेंकोगे तो चिपक जाएगी, तो क्योंकि उसमें ई की वैल्यू जीरो है तो फाइनल रफ्तार जीरो हो जाएगी। अगर इलास्टिक कोलिजन है तो ई की वैल्यू 1 है, तो जितने से जाएगी उतने से ही वापस ऊपर आ जाएगी। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या करें, अब क्या करें? ध्यान से सुने। अब देख ई पर बेस है। अच्छा ठीक सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें? अच्छी बात भाई। u2 इक्वल टू जीरो, v2 इक्वल टू जीरो। ठीक भाई, ठीक भाई, ठीक भाई। अब सोच, अब क्या करें? ई वी नॉट हो गया सर, बिल्कुल बढ़िया सर, समझ आ गया। एक और एग्जांपल ले, अच्छे सुन। मान लो ट्रेन है, ट्रेन ट्रेन है और कोई सामने से उसके बॉल फेंकता है, टिचुक, सामने से उसके बॉल फेंकता है। अब ऐसा तो नहीं बॉल फेंकेगा तो ट्रेन की रफ्तार चेंज हो जाएगी? ऐसा नहीं हुआ, तूने बॉल फेंकी ट्रेन की तरफ, ओए ट्रेन रुक गई। ट्रेन साला इतनी बड़ी चीज, अगर वो 10 मीटर पर सेकंड से आ रही है तो ये 5 मीटर पर सेकंड की बास्केटबॉल से या कॉस्को की बॉल से इस पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये कुछ ऐसी चीजें, व्हेन अ बॉडी स्ट्राइक्स अ मैसिव बॉडी, देख ऐसे, अब ट्रेन आ रही है तो तेरे को खुद को लॉजिकली समझ में आएगा कि भाई इसकी रफ्तार में कोई चेंज नहीं आएगा। नो चेंज इन वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। लॉजिकल बात है, पर बॉल की रफ्तार में तो चेंज आएगा। अरे हाँ सर, तो बॉल की रफ्तार बतानी है। अच्छा ये बताया गया कि इनके बीच का ई हाफ है, किसके बीच का? ट्रेन और बॉल के बीच का। अच्छा, अब साइन कन्वेंशन ध्यान से करना और अच्छे से सोचना, जो भी तुम्हें सही लगे। तुम्हें बताना है वेलोसिटी ऑफ ट्रेन आफ्टर कोलिजन नहीं, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ ट्रेन आफ्टर कोलिजन तो सेम है, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। पर क्या तुम वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर कोलिजन बता सकते हो? क्या वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर कोलिजन बता सकते हो? हाँ सर बता सकते हैं, पूरा प्रयास कर सकते हैं। तो बताओ, क्या वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर कोलिजन बता सकते हो? अरे ट्राई तो करो। हाँ सर बिल्कुल ट्राई करते हैं, सोचते हैं, ध्यान से इधर देखते हैं। ओके, ई की वैल्यू हाफ है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन मान लेते हैं सर कि बॉल टकराने के बाद ऐसे गई, मान लेते हैं, पीछे चलते हैं वापस, मान लेते हैं कि सर टकराने के बाद बॉल ऐसे वी से गई और ट्रेन तो सर कितने से जा रही थी? तो 10 से ही जा रही थी सर। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, क्या बॉल तेजी से भागेगी? हाँ। क्या v माइनस 10? क्या वेलोसिटी ऑफ अप्रोच 5, 10, 15 की 20? 15। सोच, अप्रोच करने की रफ्तार 5 + 10 है। हाँ, तो सोच, ये हो गया 15/2 7.5। v की वैल्यू आई 17.5 मीटर पर सेकेंड। तेरे को सवाल समझ आया नहीं आया मुझे नहीं पता, अरे आया कि नहीं आया बता, अरे बता, अरे हाँ ना तो बोल। अरे हाँ सर, तो अगर एक बॉल एक फिक्स सरफेस से टकराए, किससे टकराए? फिक्स सरफेस, तब तो उसकी रफ्तार टकराने के बाद ईवी नॉट हो जाती है। क्या हो जाती है? ईवी नॉट। और अगर ऐसी मैसिव बॉडी आ रही है जिसकी खुद की रफ्तार चेंज नहीं हो सकती, तो सर ऐसे कर सकते हैं, क्या आंसर 7.5 आना चाहिए? हाँ आना चाहिए हमारे हिसाब से। ओहो, -17.5 इधर गई, हमने इधर ही तो डायरेक्शन मानी भी की। हाँ, बात सर आप सही कह रहे हो। हाँ सर, बात बिल्कुल सही है सर, बोलो क्लियर। अरे सोच लो,
फील आई सर, बोलो क्लियर? यस, क्लैरिटी है सर, कोई दिक्कत नहीं आई। अब सुन, और आगे चलते हैं। सोच, अभी तो जो पहले दो इलस्ट्रेशन तूने देखे, दोनों देख, ये ई पर बेस थे और दोनों ई पर बेस थे, पर हेड ऑन कोलिजन था। मैंने ये नहीं बोला ई 0 था 1 था, कुछ भी हो सकता है। अपन ने एक में ई ले लिया, एक में अपन ने हाफ ले लिया, तो कुछ भी ले लो उसमें। सोच, अगर इस वाले केस में, ट्रेन वाले केस में मैं ई की वैल्यू 1 ले लेता, तब भी तू क्या सवाल कर सकता था? आंसर 25 आता, देख। हाँ सर 25 आता ना, अगर ई की वैल्यू 1 ले लेता तो। हाँ, ई के लिए कुछ और ले लो तो कुछ और आ जाएगा। पर देख, दोनों केस में कोलिजन कैसा था सर? हेड ऑन था सर, हेड ऑन था। अच्छा, बात समझ आई सर। अब इधर आ, ये वाली कहानी। ये जब तू लिखता है ना, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ओहो, या तुम लिखते हो v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। याद रखो, ये कहानी है, कहानी अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट। अभी तक ऐसी जरूरत नहीं पड़ी। ये u1 u2 v1 v2 किसके अलोंग होते हैं? ये वास्तविकता में होते हैं लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग। अच्छा, क्योंकि सेपरेट और अप्रोच होने की रफ्तार रियलिटी में किसके अक्रॉस है? ये है अलोंग, सब कुछ अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट। क्योंकि सारी कहानी तो रिफॉर्मेशन और डिफॉर्मेशन की इंपैक्ट के अलोंग है। और हाँ सर, बात तो आपकी समझ आई। मान लो कि ऐसे दो बॉल टकरा रही हैं, ये कंफ्यूज मत होना, इसकी इधर रफ्तार है, ये इनकी लाइन ऑफ इंपैक्ट है, ठीक? कंफ्यूज मत होना। मान लो मैं इन दोनों बॉलों की ऐसे रफ्तार देखूं, देखो ध्यान से, ये बोलूं v1, ये रफ्तार बोलूं v2, ये ऐसे लो, समझो, ये कहलाए u1 डैश, ये कहलाए u1 डबल डैश, ये कहलाए u2 डबल डैश, ये कहलाए u2 डैश। ये टकराने से पहले की सिचुएशन, बोलो क्लियर? जब ये बॉल टकरा जाए तो सोचो, इनकी टकराने के बाद की बात, ये जस्ट बिफोर टकराना, क्या ये ऑब्लिक कोलिजन है? क्या ये ऑब्लिक कोलिजन है? हाँ, तो जस्ट बिफोर टकराना। अब सोचो जस्ट आफ्टर टकराना, मान लो ये हो गया v1 डबल डैश, ये हो गया v1 डैश, ये हो गया v2 डबल डैश, ये हो गया v2 डैश। तो पता है E की वैल्यू क्या है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अब v2 डैश, जो वेलोसिटीज परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इंपैक्ट हैं, ये लाइन ऑफ इंपैक्ट है, जो वेलोसिटीज परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इंपैक्ट है, उससे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, ये नहीं पता वेलोसिटी सेपरेशन क्या है? देख, v2 डबल डैश माइनस v1 डबल डैश अपॉन u1 डबल डैश माइनस u2 डबल डैश। बेसिकली v2 v1 u1 u2 are the component of velocities along the line of impact। अच्छा, थोड़ा टफ सुनने में लगता है, पर समझो इस बात को, velocities is along the line of impact। तो E along the line of impact लिखा जाता है, along the line of impact। अच्छा, तो E की पूरी कहानी along the line of impact है, कंफ्यूज मत होना। अभी तक दिक्कत नहीं आई थी, क्योंकि लाइन ऑफ इंपैक्ट और लाइन ऑफ मोशन सेम थी, पर अगर अलग अलग हो तो ऐसे लिखना है। अच्छा, बात बिल्कुल सही है। अच्छा, ये कहानी सर समझ आई अच्छे से, ये कहानी सर समझ आई अच्छे से, ध्यान से देखो। इसलिए ये होमवर्क करके आएगा तू सवाल, जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं, और यहीं से चालू करूंगा, इसी जगह से। इस सवाल को पढ़ो अच्छे से, इसमें थोड़ी सी अक्ल लगानी पड़ेगी। अच्छा, ये बॉडी इतनी भारी है, ध्यान रखना,
वर्टिकल हिट्स अ वॉल, ये हैवी बॉडी है, हैवी बॉडी का मतलब नो चेंज, 10 में कोई चेंज नहीं आएगा। पर खुद सोचो ये ऑब्लिक कोलिजन है कि हेड ऑन है। तो पहले दो इलस्ट्रेशन ई प्लस हेड ऑन कोलिजन, अब कर रहे हैं ई प्लस ऑब्लिक कोलिजन। और ई की डेफिनेशन अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट है। जो वेलोसिटीज परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इंपैक्ट होती हैं उन में कोई चेंज नहीं आता। जैसे कि इसमें v1 डैश बराबर u1 डैश होगा और v2 डैश बराबर u2 डैश होगा। अरे हाँ, और ऐसा क्यों? अरे जिस तरफ झटका ही नहीं लगा, परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इंपैक्ट, तो झटका नहीं लगा, तो उधर रफ्तार का चेंज होना संभव नहीं है। इसलिए ये इलस्ट्रेशन तुम करके आओगे, टाइम हो गया है। अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। और अगले बार जब इलस्ट्रेशन करके आओगे तो मैं यहीं से चालू करूंगा, बिल्कुल इसी जगह से। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे सोच लो, डर तो नहीं लगा? बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी। अब अगले लेक्चर में चैप्टर को खत्म कर देंगे। पढ़ाने में तो 2-3 लेक्चर और पढ़ा सकते हैं, पहले अपन ज्यादा पढ़ा रहे हैं, पर अपन ज्यादा टाइम नहीं करते हुए अपन इसको खत्म करेंगे। बस सवाल कराऊंगा अलग अलग वैरायटी के, जोरदार। पर आज की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट थी, गड़बड़ मत करना। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे पक्का? अरे सोच लो, अरे घबराओ मत, अरे पक्का? चलो भाई, तो लड़ते रहिए और पढ़ते रहिए और मास्टर की बात सुनते रहिए। तब तक सी यू, साइनारा, साइनिंग ऑफ, एनवी सर।